तो मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग सुपरपोजिशन का 19 नंबर का लेक्चर्स है। मैंने बहुत सारे बच्चों लेक्चर देखे, लेकिन सोनोमीटर का खास स्पेशल कोई ऐसा लेक्चर्स नहीं मिला मुझे। इसलिए बच्चों मैंने डिसाइड किया कि इस लेक्चर को कुछ बेहतरीन बना जाए। बहुत ज्यादा स्टडी करके बच्चों, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बना रहा हूं मैं। सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आप लोग जितने भी सुपरपोजिशन ऑफ व्यूअर्स का लेक्चर किसी की भी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सोनोमीटर नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चों मैंने इस चीज को बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इसके पहले का नंबर 18 मतलब 18 नंबर का लेक्चर्स अगर नहीं देखा तो देखना बहुत जरूरी बच्चों, क्योंकि इसमें वही लॉ हम लोग वेरीफाई करके देख रहे। मतलब हम लोग नया कुछ नहीं पढ़ रहे, वो थेरोटिकली मतलब किसी फार्मूले के पकड़ के हम लोग चल रहे थे। आज हम लोग बच्चों प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। ये सोनोमीटर वायर का बच्चों, सोनोमीटर जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये इसका यहां पे अपैरेटस रखा है। ये वुडन बॉक्स से बना रहता है। यहां पे होल्स होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में थोड़ी हेल्प करते हैं बच्चों, साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको। साथ में यहां पे दो ब्रिजेस है, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये पेपर राइडर बोलते हैं बच्चों। आपके बुक्स में लिखा है, वहां पे रखा है। पेपर का छोटा सा टुकड़ा फाड़ के यहां पे लगा दिया। यहां पे बच्चों हुक्स है। मैंने एक वायर यहां से ये पुलिप से यहां लगाया, हैंगर में स्लॉटेड वेट, मतलब इस पे हम लोग वेट कम ज्यादा करके इस स्ट्रिंग के ऊपर बच्चों टेंशन ला सकते हैं। कभी ध्यान रखना बच्चों, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। मतलब टेंशन यहां पे वेट लगा रहे तो टेंशन अपोजिट होता है, ध्यान देना है। ठीक है। अब क्या है बच्चों, सिंपल से पहले आप लोगों को इसमें क्या क्या किया आपको अपैरेटस समझ में आ रहा है। ये ट्यूनिंग फोर्क बच्चों, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग मिलेगी आपको, इसकी देखो अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी। ठीक है। मतलब इसको 256 होगी, 512 होगी, जो भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे ऐसे हर ट्यूनिंग फोर्क की वहां पे आप लोगों को दिखाई देता होगा बच्चों। ये बॉक्स, इस बॉक्स में अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो डिजाइन करते हैं। आपको करने की जरूरत नहीं, उस पर फ्रीक्वेंसी लिखी वाली रहती है। उसके बाद में बच्चों ये पुली है, पुली से हम लोग इसको टेंशन मतलब देने से के कारण ये थोड़ा नीचे इलास्टिक हो जाएगी। इलास्टिक प्रॉपर्टी पता है ना बच्चों, ये वायर के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। टेंशन लगाने से इसकी इलास्टिक थोड़ी ज्यादा ऐसे टाइट हो जाएगी। ये सभी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब देखना है बच्चों सोनोमीटर जो एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बच्चों ये जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क कोई एक रबर पैड पे मारेंगे ऐसे, जूम, देखो ये जैसी चीज मारा हो ऐसे, और यहां पे बच्चों ऐसे रख देंगे। यहां कहीं पे भी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा ऐसे ये होता है, ब्रॉड होता है, इसलिए हम लोग रख सकते हैं। जैसे रखे बच्चों, वैसे इसके जो वाइब्रेशन है, किसके, इस ट्यूनिंग फोर्क के जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशन मतलब इसको हम लोग फोर्स वाइब्रेशन जैसी चीज पता है आपको, फोर्स वाइब्रेशन। वैसे यहां पे फोर्स वाइब्रेशन के कारण यहां पे ये जो है साउंड प्रोड्यूस होगी बच्चों। और इस वायर की फ्रीक्वेंसी और मेरी एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए तो बच्चों वहां पे रेजोनेंस तैयार होता है। क्या तैयार होता है, रेजोनेंस। इसलिए पहले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा, आई विल रिपीट। देखो बच्चों, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क को मैंने मारा, जूम, जैसे ही मारने के बाद ये यहां पे रख दूंगा। जैसे रखने के बाद इसके एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इस वायर की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाए, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए, तो ये जो वायर है बच्चों, ये वायर जैसे कि यहां पे दो रिजिड सपोर्ट के बीच में, तो इसका रेजोनेंस तैयार होके लूप तैयार हो गया। और बच्चों एक बात ध्यान रखना है, मैं आपको धीमे धीमे हर चीज क्लियर कर दूंगा। पहले ये वायर ली मैंने, इस वायर को बच्चों जैसे कि इसकी एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी देने के कारण इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसको रेजोनेंस कहा जाता है। करेक्ट है बच्चों। एक बात ध्यान रखना, यहां पे हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंगे और यहां पे नोड बनेगा, यहां पे भी नोड बनेगा। अपने स्ट्रिंग का क्वेश्चन पढ़ा बच्चों, याद है ना। ओके, ऑल हार्मोनिक हमने लिया था। तो बच्चों ये कहानी इस दो वायर के बीच में
ये ऐसा लूप्स तैयार हो रहा है। यही होना चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना पड़ेगा। आप उसको ओवरटोन से वाइब्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको रीजन आपको दूंगा। अगर बच्चों इस वायर में ऐसे दो लूप्स तैयार हो गए, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, पता है ना। तो बच्चों ये जो हमारे पास कौन 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 ये जो कागज का जो राइडर था, क्या ये गिरेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया तो ही गिर सकता है। यहां पे गिरेगा क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जुम 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 कर रहा है, गिरने के चांसेस है। लेकिन बच्चों यहां पे ये कागज का टुकड़ा नहीं गिरेगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, 0 है। तो इसलिए ध्यान देना, हम लोग जब भी सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तब हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी लेना है स्ट्रिंग की, वो यही लेना बहुत बहुत जरूरी बच्चों। 1/2L√T/m मैंने ऑलरेडी ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दी है। अगर किसी को नहीं आती है तो मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करके देता हूं। मुझे बता बच्चों, एक लूप की लेंथ होती है λ/2। अरे इसको वेवलेंथ बोलते हैं ना, इसको पूरे को वेवलेंथ बोलते हैं। कितने लूप्स तैयार हो रहे? 2। तो एक लूप कितना? λ/2। समझे? ये इसकी लेंथ है बच्चों स्ट्रिंग की। तो L इज इक्वल टू λ/2, तो λ इज इक्वल टू ट्वाइस L। समझे? कोई टेंशन? क्या है फार्मूला बच्चों? V इज इक्वल टू n λ। साउंड की फ्रीक्वेंसी एयर में कांस्टेंट होती है 340, ठीक है। मुझे निकालना n, तो v/λ। v स्पीड कैसे निकालते बच्चों? T/m, याद है ना। तो n इज इक्वल टू यहां पे 1/λ की वैल्यू है मेरे पास ट्वाइस L और v की T/m। समझे कैसे निकली? मैंने इससे ही निकाली है। और यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही लेना है, अदरवाइज फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन लगाओगे तो आपकी वाट लग सकती है, इसलिए पॉइंट क्लियर करना। तो यहां पे बच्चों ये ही लूप क्यों तैयार होता है, क्या होता है पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने ये दो, पता है ना, रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग जा रही थी जूम क्रश बन के, पता है ना। ये रिजिड सपोर्ट है, पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसलिए बच्चों न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको नीचे मारेगा और नीचे मारने से क्रस्ट का ट्रप बनेगा बच्चों, क्रस्ट का ट्रप। ये स्ट्रिंग थी, मैंने इसको वाइब्रेट किया, रेजोनेंस तैयार हो गया। कैसे? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी? इसकी, मतलब वायर की, दोनों को सेम होगी और सेम होने के कारण बच्चों यहां पे रेजोनेंस तैयार होगा। और ये जो पार्टिकल है इस वायर के वाइब्रेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कर रहे, जुम 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 जुम, नीचे ऊपर नीचे, वेव तो आगे जा रही है बच्चों। ये हमारी ट्रांसफर वेव्स है। ये वायर के अंदर कौन सी वेव्स है? ट्रांसफर वेव्स है। ध्यान में देना बच्चों, ट्रांसफर वेव्स तैयार हो रही है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्रस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रस्ट बनेगा। तो मेरे ख्याल से अब देखना ये कि हमारे पास ये फार्मूला कहां से आया, पता लगा है बच्चों, 1/2L√T/m। चलो ये पता लगा है बच्चों। ये जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, हमको इसमें अननोन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर किसी की अननोन फ्रीक्वेंसी है, ये डिटरमाइन भी करने के लिए सोनोमीटर यूज कर सकते हैं। कैसे? चलो हम लोग बच्चों इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 1 बच्चों, ट्यूनिंग फोर्क आपको दिखाई दे रहा है। ट्यूनिंग फोर्क मैंने आपको बॉक्स में दिखाए थे। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये भी हो सकता है या किसी के और की भी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों। एक तो इसकी लेंथ चेंज करने से, दो ब्रिज के बीच में की लेंथ है बच्चों, किसकी किसकी? दो ब्रिजेस के, P एंड Q ब्रिजेस के बीच में का डिस्टेंस है, ये लेंथ पूरी नहीं है। दो ब्रिज के बीच में जो दिख रही है ये लेंथ है, ये समझे। कैपिटल L लिखूं या स्मॉल, यहां स्मॉल L लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। समझे बच्चों? मतलब लेंथ चेंज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बच्चों, यहां पे टेंशन बढ़ा के, टेंशन बढ़ाना मतलब क्या? कुछ नहीं, इस हैंगर पे स्लॉटेड वेट होते बच्चों, है ना, अलग अलग हाफ kg 1 kg ऐसे भी लगा सकते हैं, या 250 ग्राम 500 ग्राम 750 1000 ग्राम, मतलब 1 kg, पता है ना। ऐसे वेट चेंज करके भी, मतलब टेंशन क्रिएट करके हम हमारे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ। इसी को बच्चों देखो, ये है बच्चों लेंथ बिटवीन टू ब्रिजेस। टी क्या बच्चों? टेंशन है। किससे बनता है बच्चों? ये स्लॉटेड वेट से चेंज करेंगे हम लोग।
तीसरी बात बच्चों, इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी बोलो या मास पर यूनिट लेंथ बोलो, दोनों का मतलब एक है बच्चों। इस चीज से हम लोग हमारे फ्रीक्वेंसी को चेंज करवा सकते हैं। ये 3 फैक्टर इफेक्ट है और इसी के कारण हम लोगों को सोनोमीटर जो एक्सपेरिमेंट है, इन तीनों लॉ को हम लोग वेरिफिकेशन करके देखना है। क्या बच्चों आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो दोबारा बोल रहा हूं, लॉ ऑफ स्ट्रिंग का क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग थोड़ा पहला लॉ ही देख लेते हैं। फार्मूला तो तैयार है हमारे पास, तो यहां पे फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले हमारे पास टी एंड यम ये दोनों भी है हमारे पास कांस्टेंट। मतलब बच्चों यहां पे जो वेट लगा है स्लॉटेड वेट, ये 1 kg फिक्स, क्या समझो 1 kg फिक्स है, पता है टेंशन लगाने का है, मतलब मास चेंज करके, तो इसके ऊपर टेंशन आ गया, स्ट्रिंग टाइट होगी, जो भी स्ट्रिंग है आपके पास, और इसका मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ये जो वायर है, वायर भी फिक्स है बच्चों, ये इसका शेप एंड डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड होता है, पता होना चाहिए आपको। अब देखो बच्चों, मैं यहां पे सबसे पहले लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ये जो है, ये 2 ब्रिजेस है, इसको वेरी कर रहा हूं बच्चों। तो पहले तो मैं तो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क रखते हुए, ठीक है, अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क रखते हुए मैंने पहले ट्यूनिंग फोर्क रखा फॉर एग्जांपल, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है समझो 256 हर्ट्ज है, ठीक है। तब बच्चों इसको मैक्सिमम, ये जो कागज का टुकड़ा है, मैंने ट्यूनिंग फोर्क रबर पैड पे मारने के बाद यहां रखा, तो कागज का टुकड़ा नहीं गिर रहा, तो मैंने उसको ऐसे वैरी किया बच्चों, थोड़ा ऐसे लेंथ एडजस्ट करके देख सकते हैं, ऐसे आगे पीछे करवा के देखा। तो बच्चों मुझे एक यहां पे स्केल पट्टी भी होती है, मतलब स्केल भी होती है ऐसे, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एक ऐसी छोटी सी स्केल होती है, ठीक है, ऐसे स्केल होती बच्चों, ओके, ये ऐसी स्केल होती है। स्केल से पता लगता है कि मीटर स्केल होती है ना, वो होती है यहां पे। तो बच्चों तब पता लगा कि उसकी लेंथ जो L1 मिली है वो अप्रोक्सीमेटली समझो मैं ले रहा हूं 10 सेंटीमीटर, समझे, एक अप्रोक्सीमेशन। बाद में बच्चों मैंने ट्यूनिंग फोर्क चेंज किया, बाद में ट्यूनिंग फोर्क चेंज करने के बाद मुझे यहां पे मेरे पास एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज है कुछ, एक आपको यहां पे दिखाई भी देगी, लेकिन आपको ऐसा करने का नहीं, क्योंकि ट्रायल 1 ट्रायल 2 इसमें आप लोग गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मत करना ऐसे गलती से भी। दूसरी जो लेंथ लिए बच्चों मैंने, वो लिए 480, ठीक है, यही वैल्यू लूंगा जो मेरे पास दी हो बच्चों। तो मीटर में लिखा है मैंने ये, तो 0.175 ये लेंथ दी है, ठीक है। इस लेंथ पे मुझे ये जो मेरा पेपर राइडर था वो नीचे गिर गया, इसका मतलब ये है यहां पर रेजोनेंस तैयार हो गया बच्चों, स्टैंडिंग वेव्स तैयार होगी, उसका मतलब बच्चों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो चुका है। मैंने 3 लैंग्वेज में अलग अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको हो सकता है कि अलग अलग नॉलेज हो, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, मतलब इसकी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है, ठीक है। इसके कारण, इस वाइब्रेशन के कारण बच्चों वो जो पेपर राइट था वो गिर गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। नेक्स्ट बच्चों मैंने फ्रीक्वेंसी अलग ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, मतलब पहले इसकी 512 थी, अब दूसरा ले लिया ट्यूनिंग फोर्क, इसकी 480 फ्रीक्वेंसी ले ली। चलो, तो उससे क्या हुआ बच्चों मेरे पास कि ये जो वायर की लेंथ है, L2 बोलूंगा मैं इसको, 0.185, इतने लेंथ पे, मतलब लेंथ थोड़ी चेंज करना पड़ी बच्चों, इसको मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे एडजस्ट करके देखा, तो इस लेंथ पे बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी पे मेरा ये कागज का टुकड़ा दोबारा गिर गया है, नीचे गिरा है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो चुका है। तीसरी चीज है बच्चों, मेरे पास N3 इज इक्वल टू बोलूंगा मैं यहां पे 426, इस फ्रीक्वेंसी पे मैंने देखा बच्चों, तो मेरे पास बच्चों ये चीज यहां पे 0.L3 बोलूंगा 0.21, इस लेंथ पे बच्चों ये दोबारा मेरा जो कागज का टुकड़ा था वो गिर गया। बात समझ में आ रही बच्चों, ट्यूनिंग फोर्क चेंज किया मैंने पहले इतने फ्रीक्वेंसी का,
दूसरा इतने फ्रीक्वेंसी का, तीसरे बार इतने फ्रीक्वेंसी का, और उसको रबर पैड पे मार के यहां पे रखने के बाद ये मैंने जो ब्रिजेस उसको चेंज करके देखा, लेंथ चेंज करके देखी। पहले इतने फ्रीक्वेंसी पे बच्चों इस लेंथ पे उसने देखा कि यार गिर गया, तीसरे इस लेंथ पे, दूसरा सॉरी तीसरा रखा तो इस लेंथ पे बच्चों ये मेरी जो ब्रिज के एडजस्ट करते हुए मैंने देखा तो इस लेंथ पे ये चीजें यहां पे वो जो कागज का टुकड़ा था राइडर वो गिरा है। उससे क्या है बच्चों, हमने देखा बाद में कि यार यहां पे देखा जाए अगर एक कांस्टेंट चीजें हैं तो हम लोग फर्स्ट लॉ में इसे लिख सकता हूं n1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल L1 लिख सकता हूं बच्चों। मतलब बच्चों n1 L1 इज इक्वल टू मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। इसके पहले का लेक्चर इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूं बच्चों मैं, क्योंकि बच्चों यहां पे t और m कांस्टेंट है तो ये इधर गया तो कांस्टेंट NL इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन NL का देखते हैं तो उनका कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्टली करके दे रहा, मुझे पता है बच्चों कि 98.6 ये कैलकुलेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखना, n1 L1 का कैलकुलेशन करना, ये मिलेगा। इन दोनों का कैलकुलेशन किया तो बच्चों मैंने 88.8 मिल रहा है और तीसरे का 88.2 मिल रहा है। अब देखो बच्चों मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो लेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी और चेंज की तो लेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी और चेंज की तो लेंथ चेंज होगी। लेकिन बच्चों ये NL जो है ये कांस्टेंट मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है बच्चों। ये तीनों अप्रोक्सीमेटली, देखो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बोलना बहुत पॉसिबल है कि सर हो सकता है ये कांस्टेंट, मतलब आपको लगेगा 88.88 ही मिलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेशन इसके कैलकुलेशन प्रैक्टिकली मिलेंगे। मतलब बच्चों मुझे ये करना है, जो फर्स्ट लॉ है जो है स्ट्रिंग का क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ रिमेन कांस्टेंट। ये जो फर्स्ट लॉ है ये इससे वेरीफाई हो रहा है। मतलब बच्चों आपने n को वेरी किया तो लेंथ वेरी हो रही है उस प्रोपोर्शनलिटी में बच्चों। और इसके कारण देखो ये बड़ा है तो ये छोटा है, थोड़ा छोटी फ्रीक्वेंसी की तो ये छोटा हो गया, नहीं बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो NL कांस्टेंट, सॉरी ये NL कांस्टेंट होना चाहिए। तो n1 L1 ये जो है बच्चों इनका अगर रेशियो देखा जाए, बच्चों तो आपको समझ में आ रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली देखो ना 88 लग रहा है कि नहीं थोड़ा, तो इसका मतलब ये है बच्चों इस सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में NL कांस्टेंट n1 L1 है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं अगर इनका रेशियो n2 L2 n3 L3 ये डैश ये आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, एकदम एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन किए जाए तो आपको मिल जाएंगे, यही फर्स्ट लॉ है बच्चों। ठीक है, आपको ऐसे भी पढ़ सकते हैं है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग, नहीं लेंथ ऑफ टू ब्रिज के बीच में का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्रिज ऐसे बोलेंगे, और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ रिमेन कांस्टेंट रहा। तो ये फर्स्ट लॉ बच्चों वेरिफिकेशन हो चुका है एज पर यूर प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया। अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क रखे, लेंथ चेंज होगी, यहां लेंथ चेंज होगी, यहां लेंथ चेंज होगी। मैंने क्या देखा है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, ये बढ़ गया बच्चों तो ये कम है, ये कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होती लेंथ बढ़ेगी। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये थोड़ा कम होगा 226 है बच्चों तो लेंथ बढ़ गई 0.2 हो गई बच्चों, 0.21 हो गई, मतलब ये बढ़ गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब बच्चों इस कहानी का दौरान मुझे एक मिला कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का इनवर्सली है। मतलब अगर आपको लेंथ कम करो, ये लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये लेंथ कम करो तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। समझे, लेंथ को बढ़ाओ, लेंथ बढ़ा दी क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी कम होगी मेरे भाई। ये फर्स्ट लॉ बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको मैं बहुत डिटेल में और बहुत पढ़ाई करते हुए प्रैक्टिकली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। आपको बात समझ में आ गई, पहला लॉ समझ में आ रहा है। और कभी भी क्या करना है, अगर इसको गिराना है तो आपको फंडामेंटल ही फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगी, जरूरी है, नेसेसरी है। अदरवाइज बच्चों ओवरटोन लिखोगे, ओवरटोन पता है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी उसको ओवरटोन कहते हैं, सेकंड हायर, सेकंड ओवरटोन, पता है ना। तो बच्चों ये चीजें आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग सेकंड लॉ वेरिफिकेशन करने वाले हैं।
ओके, फार्मूला तो तैयार है आपके पास, सभी चीजें तैयार है। ओके सर, अब क्या करना है बच्चों मेरे पास, अब मुझे इसका और इसका रिलेशन दिखाना है। क्या रिलेशन होगा बच्चों, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मास ये अगर आपके पास कांस्टेंट हो तो समझ में आ रहा है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके सर, ये हमारे पास चीज मिली अभी, क्योंकि L कांस्टेंट है बच्चों हमारा, M भी कांस्टेंट है, तो ये सेकंड लॉ बनेगा। अब देखो बच्चों, मैं अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क ले रहा हूं, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, आपको भी पता n1 n2 n3 है ना, n1 n2 n3 ऐसे डैश डैश अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क ले रहा हूं। ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ना, ये चेंज करो बच्चों, और इसकी फ्रीक्वेंसी हर की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि इसकी हमने 512 ली तो 480, बाद में मेरे ख्याल से 426, ऐसे अलग अलग ली बच्चों। मैंने क्या किया, दोबारा यहां पे रबर पैड पे इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे जूम जैसे ही रखा, यहां पे मैंने देखा यार ये कागज नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, तो मैंने बोला एक काम करेंगे, यहां पे वेट चेंज करके देखेंगे। अभी क्या करेंगे, वेट चेंज करके देखेंगे। वेट चेंज करके देखा बच्चों उन्होंने, तो एक कंडीशन ऐसे आ गई बच्चों कि इस वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मैच होके रेजोनेंस तैयार होगा, और रेजोनेंस तैयार होने के बाद उन्होंने देखा, क्या देखा बच्चों, उन्होंने देखा कि यहां पे ये कागज का टुकड़ा जो है वो गिर गया, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तैयार हो गया। मतलब बच्चों यहां पे आप लोग अगर इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं n1, ये इधर डिवाइड आ गया तो रूट ऑफ t1 है ना, ऐसे n2 ऐसे लिख सकता हूं मैं एक कांस्टेंट के तौर पे, ऐसे इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले जैसे n1 L1 कांस्टेंट था बच्चों, n1 T1 हम लोगों ने इस चीज को कांस्टेंट बनाया, इस चीज को क्या बनाया है, कांस्टेंट बनाया है, समझे। तो मतलब बच्चों हम लोग आगे भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, n2 रूट ऑफ t2 है ना, n3 रूट ऑफ t3 इज इक्वल टू ये कांस्टेंट डैश, ऐसे कांस्टेंट है। तो मैंने क्या देखा बच्चों, जब भी मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिए 512, ठीक है, तब मुझे टेंशन का जो मास है T इज इक्वल टू, तो आपको पता होता है बच्चों m इंटू जी, तो आप लोग जी लगाना, मैं m ही लगा रहा हूं, समझे। तो मैंने देखा बच्चों कि इनका यहां पे मास है, समझो जो मिला है, मास ही बोलूंगा या सीधा सीधा इसको 10 न्यूटन बोलूंगा, समझे ना, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू, ठीक है। ऐसे एडजस्ट किया बच्चों, बाद में मैंने देखा कि 480, तो यहां पे ऐसे फ्रीक्वेंसी मिलते हुए बच्चों इनका जो रेशियो n1 बाय रूट ऑफ t1, इनका रेशियो, इन सभी का जो वैल्यू मिलेगी बच्चों इसकी बाद में जो थर्ड फ्रीक्वेंसी ली n1 n2 n3 426, ऐसे कैलकुलेशन करके देखे तो ये बच्चों सभी के हम लोगों को कांस्टेंट मिलना चाहिए। किसका कांस्टेंट, n1 बाय रूट ऑफ t1। अब ये कैलकुलेट करना, ये क्या प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैंने जैसे आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, इसलिए अब इसका कैलकुलेशन आपको करना ना पड़ेगा या प्रैक्टिकल में करना है, ये कंसीडर करके चलो। क्या किया मैंने, एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 512 थी, यहां पे रखने के बाद मैंने देखा कि यार ये गिर रहे नहीं है, ठीक है, लेंथ तो कांस्टेंट रखना है दोनों के बीच में की, और वायर भी सेम रखना है, वायर को भी चेंज करना नहीं। तो चेंज करने का आपको सेकंड लॉ में क्या एक चांस है, चांस यही है कि स्लॉटेड जो वेट है इसको चेंज करना है, मतलब टेंशन स्ट्रिंग पे जो आ रहा है बच्चों इस मास के कारण आ रहा है, उसको mg करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे। मतलब जैसे जैसे वेट चेंज करूंगा तब मैंने एक कंडीशन पे देखा कि ये वायर पे यहां पे जो रखा था, इसकी और इस वायर की जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर मैच हो गई और ये चीज गिर गई। तब मैंने कंडीशन ऐसे नोटेट कर दी, या इस फ्रीक्वेंसी पे मुझे मास चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो मैंने रख दी बच्चों, ट्यूनिंग फोर्क तो फिक्स है, मुझे ये वैरी कर सकता हूं मैं। ये कैसे देखने के बाद बच्चों ये सभी, अब प्रैक्टिकली आप लोगों को थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, बात समझो। जैसे कि यहां पे 90 मिलता है, 90 न्यूटन, तो यहां पे हो सकता है 91 हो, यहां पे हो सकता है बच्चों 90.2 हो। तो समझ लेना कि ये अप्रोक्सीमेशन इक्वल तो है इनका कांस्टेंट बच्चों, समझे। ये हम लोग ऐसे सेकंड लॉ प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो क्या बोलने वाली इस लॉ पे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ क्या, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। एट दिस टाइम्स
लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी भी बोलो, इस कांस्टेंट है बच्चों। बात समझ में आ रही है? यहां पे मैंने क्या क्या चेंज किया बच्चों? ट्यूनिंग फोर्क चेंज किया, पहले रखा 512, तब मैंने मास चेंज करते 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 इसको गिराने की कोशिश करा। क्यों गिरेगा? ये रेजोनेंस तैयार हुआ तो ही गिरने वाला है। कागज का टुकड़ा है बच्चों, ये कागज का टुकड़ा, राइडर है ना, ठीक है, पेपर राइडर बोलते हैं उसको। समझे? कोई टेंशन है बच्चों? सेकंड लॉ समझ में आ रहा है? थर्ड लॉ बच्चों थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ देने वाला है। हाँ, तकलीफ सर, तकलीफ क्या होती है बता दो बच्चों। तकलीफ ये है आपके लिए कि हम लोग थर्ड लॉ तो लिखते तो है, लेकिन बच्चों हम लोगों को थोड़ा सा अलग करके दिखाना पड़ेगा, जो कि थर्ड लॉ के लिए है। कौन सा बच्चों? थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ में एक्चुअल में अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है। मतलब हम लोग तो लिखते हैं ऐसे, जो हमने क्या वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में देखा था, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में देखा था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ। बच्चों हम तो लिखेंगे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों इससे क्या करना पड़ता है कि इस वायर की, हाँ सॉरी एक चीज मैंने भूल गया हूं, सेकंड लॉ में ये बताना चाहता हूं। ये टेंशन चेंज करना मतलब क्या बच्चों? इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज करना है। सेकंड लॉ में जो भी मैंने लिखा है आपके सामने, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं बच्चों, जैसे मास बढ़ाओगे वैसे इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मास लगा रहा हूं तो टाइट बन रही, टाइट हो रही है, मतलब इलास्टिक खींच रहा है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी चेक कर रहा है ये। तो मतलब वो बात मैं भूल गया था, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो थर्ड लॉ की तरफ दोबारा चलो, रिटर्न आना मेरे भाई, आगे सभी रिटर्न। थर्ड लॉ क्या है? ये है, लेकिन क्या सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी चेंज करना ये इतनी इजी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने वायर अवेलेबल है। क्या? क्योंकि हर टाइम पे बच्चों हम लोग वायर जो है वो लेंथ कांस्टेंट ही रख रहे थे या एक ही वायर के ऊपर कर रहे थे। आप लोगों के पास 2-3 वायर मिलेंगे। अगर मुझे बहुत सारे रीडिंग लेना है तो 100 वायर कहां से लाना है? 100 वायर, वो भी अलग अलग मटेरियल से बने वाले। क्या पॉसिबल है बच्चों हमारे पास? किसी ने बोला है कि चलो सर कॉपर का वायर, किसी ने बोला एल्यूमिनियम का है, सर स्टील का वायर है, सर आयरन का वायर है। कितने लाओगे भैया? कितने लाओगे वायर? 5, 10? मुझे 100 रीडिंग लेना है। क्या पॉसिबल है? तो इसलिए बच्चों उन्होंने थोड़ा एक बुक्स में चेंज करवा दिया है। क्या चेंज किया है? उन्होंने कहा कि यार इन दोनों का रिलेशन अगर यल को यहां लाए जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ये मास, ये रिलेशन बन रहा है। देखो यल को इधर ला रहा हो बच्चों, एन को इधर ला लिया। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा यल देखो, ये टॉइस एन, ऐसे फार्मूला भी लिख सकता हूं मैं चेंज, लेकिन यल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये ला सकता हूं मैं। कोई टेंशन है मेरे भाई? चलो तो मैं यहां पे 2 ही वायर ले रहा हूं, M1 और M2। आपकी बुक्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है भैया। बुक्स सामने रख के ये लेक्चर देखो, नहीं है तो पॉज करो और बुक्स लेना है। ये 2 वायर लिए बच्चों मैंने, तो इसलिए बच्चों यहां पे मैं लिख सकता L1 रूट ऑफ M1 इज इक्वल टू L2 रूट ऑफ M2। 2 वायर है इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे लिख सकता हूं मेरे भैया, लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे वायर को ही यहां पे सबसे मेन चेंज करना नहीं, ज्यादा वायर नहीं, 2 ही वायर। थर्ड लॉ में मैंने 2 ही वायर ले रहा हूं, ज्यादा नहीं। तो यहां पे टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो टेंशन है इसको भी कांस्टेंट रखा है बच्चों, और यहां पे ओनली द सिंगल स्ट्रिंग ट्यूनिंग फोर्क यूज करना है। मतलब बच्चों बात सबसे मेन क्या है कि यहां पे मेरे पास आपके बुक्स में जो दी वाली चीज है उसमें सबसे मेन है कि टेंशन जो ये जो टेंशन बच्चों ये भी चेंज करना नहीं, कांस्टेंट रखना है। साथ में बच्चों आपको जो ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क देखो, ट्यूनिंग जो फोर्क है ये भी कांस्टेंट, मतलब 2 चीजें कांस्टेंट करके रखी है मैंने। समझे बच्चों? टेंशन को मतलब ये सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, 1 kg 2 kg जो भी रखा है। ट्यूनिंग फोर्क भी मैंने एक ही यूज की वाली है। यहां पे 2 डिफरेंस वायर यूज की वाले, लेकिन एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का, ऐसा कंसीडर करो। इसलिए बच्चों यहां पे 2 वायर डिफरेंट मास पर यूनिट लेंथ जो है ना, M1 M2 यूज की वाले है। यूज द पेपर राइडर, ये तो पता है। डिटरमाइन द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ रेजोनेंस
वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ रेजोनेंस फॉर ईच वायर। रेजोनेंस चेक करना है वायर की लेंथ तब। येलो लेंथ टू करस्पॉन्डिंग लेंथ बच्चों, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट माना है। एक्चुअल में आपके पास तो ये था सर, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एम। क्यों नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों? रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चों यहां पे ज्यादा वायर इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बच्चों इन दोनों के को रखते नहीं हुए हम लोग ये भी करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चों मुझे टी कांस्टेंट रखा है, आपको जो चाहते हो ट्यूनिंग फोर्क भी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखिए। अब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया है मैंने, ट्यूनिंग फोर्क एक ही रखी है या एन को कांस्टेंट किया है। एक्चुअली हम लोगों ने एन ये ट्यूनिंग फोर्क चेंज करते थे, पहले रखते थे 512, 480, 426 करते थे ना। अब नहीं कर रहा हूं, इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करें मेरे भाई, इसको मैंने वैरी किया है पहले, अब नहीं कर रहा हूं, ठीक है? इसलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखी है मैंने यहां पे, इसको कांस्टेंट रखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इसको कांस्टेंट करके रखा है मैंने, टी को भी कांस्टेंट किया, तो इनका रिलेशन करके रखा, मतलब लेंथ चेंज करके देखा मैंने, जुम 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 दो ब्रिज के बीच में। तो बच्चों ये आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए नोटेड करें। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज रिमेन कांस्टेंट, ट्यूनिंग फोर्क भी एक ही लेना है, 2 वायर लेना है। कितने वायर मेरे भाई? 2 वायर, इसलिए दोनों की लेंथ अलग अलग है, L1 L2, इस लोगों को हमने कांस्टेंट किया है, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये रूल्स लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको पता है एन एल कांस्टेंट है, तो एल के जगह पे एन भी रख सकता हूं, तो मिल गया आपका जो लॉ था। अरे एल के जगह पे एन रख सकता हूं ना, एन एल कांस्टेंट है कि नहीं? एन एल कांस्टेंट है, फर्स्ट लॉ में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है मेरे भाई, इसको मत भूलना। तो ये एल एंड टी यहां पे हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है? एल एंड टी यहां पे कांस्टेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे मेन ये क्यों कर रहे हैं हम लोग थर्ड लॉ? थर्ड लॉ में आप लोगों को किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों? थर्ड लॉ में टी को कांस्टेंट, इसको क्यों नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली? क्योंकि बच्चों वायर की हम लोगों को ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती, ज्यादा हमारे पास उपलब्धता नहीं है, इसलिए किया है ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करते हुए हम लोगों ने बोला कि चलो ऐसे कर सकते हैं क्या? तो हमने 2 वायर ली, इसलिए L1 L2 लेंथ अलग अलग है, ये भी अलग, इसको रखते हुए। लेकिन L ये कांस्टेंट है, इसलिए एन भी इस्तेमाल करके हम लोग ये थर्ड लॉ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे बच्चों। तो हम लोग इसके बाद में एक न्यूमेरिकल बच्चों आपके बुक्स में सवाल लिख के रखा है 6.9 का, पढ़ लेना अच्छे तरह से। 16 मीटर वायर की लेंथ दिवाली है, सबसे मेन बच्चों यहां पे वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। स्ट्रेच बाय कीपिंग द वेट, वेट मतलब बच्चों यहां पे मास दिया है ऐसे 3.4 kg। आपके बुक्स में भी सॉल्व करके दिया बच्चों, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में देना चाहते हैं इस चीज को, ठीक है? अब टेंशन निकालना है, टेंशन होता है बच्चों, mg ये नहीं देते हो, 3.9 यहां पे 9.8 ऐसे करना पड़ेगा हम लोगों को यहां पे, ठीक है? तो यहां पे हम लोग अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो 34.3 kg मीटर पर, एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट न्यूटन भी बोल सकते हैं बच्चों। mg मतलब न्यूटन ही होता है, तो न्यूटन ही रख देते हैं। चलो उसके बाद में द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो वायर की लेंथ 100 मीटर, वो जो वाइब्रेशन हो रहा है बच्चों, मतलब ये जो स्ट्रिंग थी 2 ब्रिज के बीच में, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ये चीज हो रही है, ठीक है? और इसकी फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज वाली। तो उन्होंने कहा है कि इस वायर की जो स्मॉल एम है, मास पर, इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला है? लीनियर डेंसिटी निकालने के लिए कह रहे। तो चलो बच्चों हमारे पास n मिला है 125 हर्ट्ज, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल सी बात है यार। तो इसको पहले कन्वर्ट करता हूं, 50 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² बच्चों। इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं बच्चों, 0.5, मैं तो इसको हाफ लिखता हूं बच्चों, हाफ। अरे 0.5 मतलब हाफ ही होता है ना, 50 पैसा, तो 1 रुपए का आधा हिस्सा 50 पैसा ही होता है। चलो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मेरे ख्याल से सबको पता ही होना चाहिए। स्क्वेयरिंग करेंगे तो n स्क्वायर, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे L स्क्वायर T बाई m। मुझे ये m निकालना है, क्योंकि निकालना है बच्चों लीनियर डेंसिटी। तो m इज इक्वल टू बच्चों ये हो गया T डिवाइड बाय 4 L स्क्वायर n स्क्वायर।
मेरे ख्याल से सबकी वैल्यू मुझे पता है बच्चों। तो यम इज इक्वल टू, टेंशन है मेरे पास 34.3 डिवाइडेड बाय 4, यल की वैल्यू है मेरे पास 1/2 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी दी वाली है 125 का स्क्वायर, समझे। तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, ये सिंपल सी बात है कि 4 यहां पे 1/4 स्क्वेयरिंग की है, 4 ये मर गया, इसका कोई रिलेशन नहीं। 125 का स्क्वायर 15,24, मेरे ख्याल से यही है। देख लेना भैया, यही स्क्वायर होता है कि नहीं, आता है ना सबको स्क्वेयरिंग निकालना, 125 निकाल लेना, ये मिल रहा है मुझे। तो ये m इज इक्वल टू 34.3, इसको मैं पॉइंट शिफ्ट करके ले रहा हूं, क्यों आपको समझ में आएगा, ये 10⁻³ से 3 से शिफ्ट किया, 1 2 3 समझे, यहां पे पॉइंट, क्यों, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन मालूम हो गया, 15 2 30 15, इसलिए समझे। तो ये पॉइंट कुछ तो आएगा, ये ऊपर आने के बाद बच्चों -3 होता है, पता है आपको। और इसका नियर अबाउटली आप लोग आंसर निकालना बच्चों 195, मैंने लॉग टेबल पढ़ा है, वो सीरीज देखना बहुत जरूरी है, लॉग टेबल की सीरीज। और बच्चों अपने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको बहुत ही वहां पे क्विज लेता हूं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भेजते रहता हूं बच्चों। मास है, इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट, मास किस में गिनते हैं, केजी में, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ बच्चों हमारे पास मीटर में। तो ये मेरा आंसर मिलना चाहिए। बुक्स में ऐसे सॉल्व करके नहीं देते भैया, इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, बस, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है बच्चों। आप लोगों को आपकी बुक्स ओपन करना बहुत जरूरी है। 6.10 का क्वेश्चन लिखा है मैंने, 2 वायर है, सेम मटेरियल बनाने वाला है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ उनकी सेम है, यही कहना है बच्चों उन लोगों को। ओके, वेरी गुड। सेम क्रॉस सेक्शंस आर स्ट्रेट द सोनोमीटर, है ना। उसके बाद में लेंथ ऑफ 160 सेंटीमीटर दी वाली है पहली की लेंथ, और दूसरी की लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर। अननोन लोड इज अप्लाइड द फर्स्ट वायर ऑफ सेकंड लोडेड किया इतना, अच्छी बात है। उनका कहना है बच्चों कि मेरे पास लेंथ है L1 ये है 60 सेंटीमीटर, L2 है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो लोड है बच्चों सेकंड पे वो है 1.5 मल्टीप्लाई 9.8, क्यों लिखते पता है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, mg होता है मास इंटू जी, ठीक है, ये है। तो उनका कहना है T1 पे कितना लोड अप्लाइड किया, अननोन लोड अप्लाइड फर्स्ट पे, मतलब T1 पे मुझे निकालनी है। ये चीजें आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंस किया है बच्चों। ओके, कोई टेंशन है मेरे भाई। चलो इसको पहले कन्वर्ट किया जाए, चलो 60 सेंटीमीटर समझते हो बच्चों, ये 30 × 10⁻², ये मीटर में, ये मीटर में, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है ना। चलो कोई टेंशन है भैया, सबसे पहले आपके पास फार्मूला तैयार है, चलो तो N1 1/2 L1 √T/T1 M1, समझे। सेकंड N2 1/2 L2 √T2/M2, कोई शक है बच्चों, समझ में तो आ रहा है। चलो हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हुए बच्चों दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। अरे N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N मतलब 1, कोई टेंशन बच्चों, ये ऊपर जाएगा, 2 मर गया बच्चों, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है तो L2/L1 हो रहा है, रूट ऑफ, मेरे ख्याल से यहां पे T1/T2, और मास उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए M2/M1, मेरे ख्याल से दोनों मास सेम है, इसलिए इसको मरवा दो, इसको क्यों रख रहे भैया। चलो तो 1 L2 की वैल्यू मेरे पास 30 × 10⁻², और L1 की वैल्यू मेरे पास बच्चों 60 × 10⁻², दिखाई तो दे रही भैया, ये रूट है, मुझे T1 निकालना है। ओके, T2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास है 1.5 × 9.8 सॉरी, मेरे ख्याल से ये से ये मर गया, ये से ये मर गया, ये से ये मर गया, 1/2, समझे 1/2 कैसा है। ओके, ये 2 इधर आ गया तो 2 1 1, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, 1/2, समझे। अब तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ये मेरे पास वैल्यू मिल रही है। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ये 2 इधर आ गया, ये रूट में, चलो आपको शॉर्टकट आता है तो कोई टेंशन नहीं है मेरी बात। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये मिल रहा है, ये T1 है बच्चों, ये T1,
ये 1.5, 9.8। कोई टेंशन, ये इधर आ गए तो T1 मेरे ख्याल से ये 15 4 60, मतलब 6 हो गया क्योंकि पॉइंट है। ये 9.8 तो T1 48 4 58, ऐसे कुछ तो आंसर आना चाहिए। तो बच्चों यहां पे मुझे 58 न्यूटन, लेकिन मुझे टेंशन नहीं निकालनी की है, क्या निकालना है, लोड निकालना, मतलब मास कितना है। तो सिंपल बात है बच्चों, फार्मूला होता है mg। तो m के जगह पे g को तो वैल्यू मिल गई 9.8, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। g के जगह m के जगह पे मतलब लोड जो लगाया मैंने वो कितने kg का है, 6 kg का है। ये टेंशन सही है, लेकिन मुझे लोड, अननोन लोड मतलब मास कितना, इस वायर पे जैसे कि हम लोग ऐसे लगाते थे, याद है, स्लॉटेड वेट है ना, इस वायर पे ये यहां पे जो आ रही है, तो ये कितना है ये पूछ रहे थे मुझे, यहां पे मास कितना है, तो ये मास है मेरे पास 6 kg बच्चों। कोई टेंशन है? तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, आप करना है तो बढ़ते रहना आगे, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स करना बच्चों, कमेंट में। हम लोग ऐसे ही लेक्चर आपको पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, टेंशन मत लेना बच्चों, हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करने का वादा कर रहे हैं आपके साथ। सीईटी करेंगे, नीट करेंगे, जेडब्ल्यू करेंगे, उसके साथ में बच्चों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे जो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ज्वाइन करो बच्चों, ताकि हम लोग उस पर हम लोग नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड करते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर